हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पॉलिटी पाठशाला के इस चैनल में। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म के पार्ट 3 को। तो इससे पहले हम इसे पढ़ें, इससे पहले हम एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले की 2 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने देखा कि पहले पार्ट में फेडरलिज्म का अर्थ क्या है। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़े कि फेडरलिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा संघवाद के बारे में कुछ टिप्पणी जो कुछ विचारकों ने की थी। फिर 1 to 4 आर्टिकल्स जो कि संघवाद को समझने के लिए इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हमने देखा कि 7 अनुसूची को कि 7 अनुसूची में किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच। तो ये तो था जो हमने पहले की 2 क्लासेस में पढ़ा है। और जिन लोगों ने वो 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं एक बार आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि संघवाद क्या होता है। तो बेसिकली संघवाद के अंदर हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के संबंधों को और किस तरीके से उनके बीच एक पावर डिवीज़न है उसको हम देखते हैं। तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से है उसको जो है हम संघवाद के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमें देखना है कि भारत में संघवाद के विकास के कारण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का उदय। तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, काफ़ी सारी पार्टियाँ एग्जिस्ट करती हैं हमारे देश में। तो काफ़ी सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ जहाँ ऐसी हैं जो अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा बहुमत रखती हैं या अपने क्षेत्र में जो है काफ़ी एक्टिव हैं। तो जैसे कि हम बात करें डीएमके, जो कि अगर तमिलनाडु की एक पार्टी देखो, बहुत टाइम से जो है डीएमके तमिलनाडु में एक अच्छी खासी अपनी पहचान रखती है और अच्छे से एक्टिव है। और शिरोमणि अकाली दल की बात करें जो कि पंजाब में है, और तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है वेस्ट बंगाल में। और यूपी के अंदर हम देख लें तो बीएसपी समाजवादी पार्टी जो आजकल सत्ता में नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं और हो सकता है कि आगे भी एक्टिव रहें। तो एक बैलेंस करने के लिए जो है काफ़ी सारे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं संघवाद को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद हम गठबंधन की राजनीति। तो हमारे देश में गठबंधन की सरकार पे कोई रोक है नहीं। तो काफ़ी सारी पार्टियां हैं जो कि एक अलायंस बना के लड़ती हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जब पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में हमारे देश के अंदर, तो उस टाइम पे कांग्रेस की हेजेमनी थी एक तरीके से। जो सभी स्टेट थे, सभी स्टेट के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो उस टाइम पे अगर कांग्रेस को हराना है तो उसे हराने के लिए ये ज़रूरी था कि काफ़ी सारी पार्टियां अलायंस बना के लड़ें, क्योंकि एक पार्टी के बस की बात नहीं थी उस टाइम पे कांग्रेस को हराना। तो एक जो है, और आज के टाइम पे भी क्या है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है बेसिकली केंद्र सरकार, केंद्र के अंदर, तो उसको हराने के लिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत से दल एक साथ अलायंस बना के लड़ते हैं। तो एक तरीके से ये सही भी है और कहीं ना कहीं गलत भी होता है, क्योंकि ऐसी सरकारें कमज़ोर होती हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। लेकिन एक बैलेंस बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो एक पावर बैलेंस होता है उसको बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी भी है कि सभी स्टेट में बेसिकली जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है केंद्र सरकार के अंदर, तो सभी स्टेट में जो है केंद्र जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी सरकार ना हो तो एक बैलेंस बना रहता है। एंड नेक्स्ट 1991 के आर्थिक सुधार यानी कि एलपीजी का आना।
तो इसके बाद जो है एलपीजी क्या है कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस पॉलिसी के आने से एक तरीके से जो स्टेट्स थे वो आत्मनिर्भर हुए। तो एक जो केंद्र पे निर्भरता रहती थी राज्यों की वो कम हुई, जिससे कि एक जो है राज्यों को भी राज्यों के हाथ में थोड़ी शक्तियाँ आई और एक पावर बैलेंस बना रहा। तो यहाँ पे संघवाद के विकास से क्या मतलब है? संघवाद के विकास से ही मतलब है कि एक पावर बैलेंस का होना जरूरी है केंद्र के बीच और राज्यों के बीच। ना राज्य ज़्यादा पावरफुल हो और ना ही केंद्र ज़्यादा पावरफुल हो। तो एक बैलेंस बनाए रखना सरकार चलाने के लिए हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं भारतीय संघ में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। यानी कि जो बंटवारा है, बंटवारा क्या होता है, मतलब शक्तियों का जो बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, तो वो एक बैलेंस की स्थिति में होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो कि संघवाद को बढ़ावा देती हैं? तो यहाँ पे दो सरकारें, दो सरकारों से मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये जरूरी दो सरकारों से क्या यहाँ पे होता है कि एक ही पार्टी की हेजेमनी नहीं हो पाती। अब हर राज्यों में अलग अलग इलेक्शन हो रहा है, काफ़ी सारी पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर। तो राज्य में कोई पार्टी है, कोई और पार्टी है, केंद्र सरकार में कोई और पार्टियां हैं। तो इससे क्या रहता है कि पूरे देश के ऊपर किसी एक पार्टी का कंट्रोल नहीं हो पाता। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि क्षेत्रीय पार्टियां काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे देश में। कभी कुछ पार्टियां अलायंस बना के लड़ रही हैं, कभी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां कुछ क्षेत्रों में, कुछ स्टेट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं। तो एक पावर बैलेंस जो है बना रहता है। अलग अलग पार्टियों के होने से एक दबाव रहता है केंद्र सरकार के ऊपर भी, अदर पार्टीज़ के, अदर राज्यों के ऊपर भी। इसके बाद लिखित संविधान, हमारे देश के अंदर लिखित संविधान है और संविधान के अकॉर्डिंग ही सबको चलना होता है। और बेसिकली लिखित संविधान को बदलना उतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए लिखित संविधान है, जो कुछ भी है संविधान निर्माता लिख के गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही सरकार चलानी पड़ेगी। और बहुत सोच समझ के जो संविधान बनाया गया है, तो किस तरीके से शक्तियों को बैलेंस करना है, कहाँ ज़्यादा शक्तियाँ देनी चाहिए, कहाँ कम देनी चाहिए, तो एक पावर बैलेंस एक तरीके से करके गए हैं संविधान निर्माता। तो लिखित संविधान है तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि जैसा उन्होंने लिखा है आपको वैसा ही करना है, न्यायपालिका बैठी है। इसके बाद है संविधान की कठोरता। कठोरता से मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है हमारा संविधान और इतना ज़्यादा कठोर भी नहीं है कि कठोरता से मतलब है कि संविधान को बदलना उतना आसान नहीं है। कि अगर आपको संविधान में कुछ कोई बदलाव करना है तो उसके लिए आपको अच्छा खासा बहुमत चाहिए, तो काफ़ी लोगों की सहमति चाहिए संसद के। तो इस तरीके से संविधान में जैसे बहुत से देशों में होता है, ब्रिटेन के अंदर है, तो ब्रिटेन के अंदर संविधान अलिखित संविधान है, उतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है। वहाँ की जो संसद है वो जो चाहेगी वो वहाँ पे हो जाएगा, उसके लिए उन्हें ज़्यादा संविधान को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ संवैधानिक सरकार है, तो संविधान में जैसा लिखा है वैसा ही करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जैसे एक केशवानंदा भारती केस आया था, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था बेसिक स्ट्रक्चर का, कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो संविधान की कठोरता इतना इजी नहीं है संविधान को चेंज करना। इसके बाद शक्तियों का विभाजन, जो कि हम संघवाद के अंदर पढ़ रहे हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। 7th अनुसूची के अंदर कुछ जो विषय दिए हुए हैं, एक जो डिवीज़न किया हुआ है पावर का, तो उसमें कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। तो ये एक बेसिकली डिवीज़न है शक्तियों का।
इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, तो वही है कि हमारे देश में क्या है, संवैधानिक सरकार है, तो संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन चलाया जाता है। और शासन संविधान के अकॉर्डिंग चले या संविधान सर्वोच्च रहे, इसकी देखभाल कौन करती है? न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है। तो न्यायपालिका को अलग रखा गया है कार्यपालिका और विधायिका से। तो एक जो, अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो एक जो डिवीज़न किया गया है पावर्स का न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच, तो जो हमारी न्यायपालिका है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो वो अपने आप में स्वतंत्र है और इसको बेसिकली संविधान का रक्षक माना जाता है। इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था। तो संसद में 2 सदन होते हैं, तो एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो राज्यसभा जो होता है बेसिकली राज्यों का सदन कहा जाता है उसे। तो वहाँ पे राज्य भी अपनी बातें रख सकते हैं। राज्यों का भी कोई केंद्र सरकार में या केंद्र में कोई कुछ सहयोग हो, उनका भी कुछ पार्टिसिपेशन हो, तो इसके लिए राज्यसभा को बनाया गया है। तो द्विसदनीय सरकार है, द्विसदन 2 सदन है हमारे संसद के अंदर, जो कि जहाँ पे राज्य भी अपनी बातें रख सकें और केंद्र भी अपनी बातें रख सके। तो एक ये भी बहुत अच्छा सिस्टम जो है हमारे देश के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संघात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं, एक पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए, कि ना तो केंद्र सरकार ज़्यादा सर्वोच्च हो जाए कि वो किसी की सुने ही ना, कि राज्यों में भी यही हाल है कि राज्य ऐसा ना हो कि कोई राज्य अपने आप को इतना सुप्रीम समझने लगे कि नहीं, हमें तो भारत में रहना ही नहीं है। तो और न्यायपालिका को संविधान के ऊपर रखा गया है कि मतलब आप संविधान को देखोगे कि संविधान के साथ कुछ अनुचित छेड़छाड़ ना हो, तो इसके लिए न्यायपालिका है। तो ये हमने पढ़ा था कि संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के क्या लक्षण हैं। अब देखते हैं भारत में एकात्मक संघवाद को बढ़ावा देने वाली संरचनाएं, यानी कि ऐसी संरचनाएं या ऐसी संस्थाएं जो केंद्र की शक्तियों को बढ़ाती हैं, जो केंद्र को एकात्मक बनाती हैं, एकात्मक शक्ति बनाती हैं। तो उसके लिए है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है हर स्टेट के अंदर होता है। तो विधान, जैसे कि हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था में हम देखते हैं तो केंद्र के अंदर संसद के 2 सदन होंगे, फिर राष्ट्रपति होगा। जो बिल बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा या संसद में जो भी बिल बनेगा वो साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। उसी तरीके से केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्यों में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होके जाते हैं और राष्ट्रपति उसे ही नियुक्त करेगा जिसे केंद्र सरकार कहेगी। तो एक तरीके से जो केंद्र में राज्यपाल बनके जो इंसान बैठा होता है वो बेसिकली केंद्र सरकार का चुना हुआ होता है, जो केंद्र की एकात्मकता को बढ़ाता है, केंद्र की शक्तियों को बढ़ाता है। तो अगर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी, केंद्र सरकार के द्वारा होगी, तो वो काम भी किसके कहने पे करेगा? केंद्र सरकार के कहने पे करेगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे एक कहने के लिए जो है संसद के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको राष्ट्रपति टिक करना है, क्योंकि एक जो व्यवहार में एक तरीके से कहें कि जो लीगली एक जो कही गई है संविधान के अंदर बात, कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। उसके बाद है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गए। तो ये जो अधिकारी होते हैं सेंट्रल लेवल के अधिकारी, अब आप हर ज़िले में देखोगे कि एक डीएम बैठा होगा वहाँ पे, और वो डीएम पूरे एक ज़िले को हैंडल करता है और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है और वो जो ऑर्डर्स हैं वो भी केंद्र सरकार के ही फॉलो करेंगे। तो राज्य सरकारों का जो ये सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उन पर उतना कंट्रोल होता नहीं है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, ऑर्डर्स केंद्र सरकार के फॉलो करेंगे और रहेंगे राज्य में।
तो यहाँ पे राज्य सरकारों को इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है कि रहे तो उनके राज्य में रहे हैं, लेकिन वो राज्य सरकार के ऑर्डर्स फॉलो ना करके केंद्र सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। उसके बाद है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग जो है हमारे देश में एक, वैसे तो राज्य निर्वाचन आयोग और सेंट्रल निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग अलग अलग निर्वाचन आयोग होते हैं, लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो सिर्फ नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जो स्थानीय लेवल के इलेक्शन होते हैं उन्हीं को करवाता है। और बाकी राज्य के अंदर जो बेसिकली एमएलएस के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा चुनाव जो होते हैं, तो उनको वही निर्वाचन आयोग करवाता है जो केंद्र के इलेक्शन करवाता है, जो लोकसभा के इलेक्शन करवाता है। तो निर्वाचन आयोग जो है वो सेंट्रल लेवल का है और वो निर्वाचन करवा रहा है सेंटर में भी और राज्यों में भी। तो यहाँ पे अगर वो केंद्रीय लेवल का निर्वाचन आयोग है तो वहाँ पे केंद्र सरकार की ज़्यादा चलेगी, राज्यों की उतनी चलेगी नहीं। तो यहाँ पे एकात्मकता को बढ़ावा देने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है चुनाव आयोग भी। उसके बाद बात करते हैं कैग। तो कैग भी एक ऐसा पद है जो कि सेंट्रल लेवल का पद है। सेंट्रल लेवल पे कैग होता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये जो होता है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उसे बेसिकली कैग का काम होता है लेखा परीक्षा करना या जांच पड़ताल करना, जो भी खर्च होते हैं केंद्र और राज्यों के द्वारा, तो उनकी जांच पड़ताल करने का काम होता है। तो यहाँ पे ये केंद्र सरकार की जांच पड़ताल तो करता ही है कि इन्होंने क्या क्या खर्च किया, कहाँ किया, उसके और ये उसके साथ ही साथ राज्यों के भी जांच करता है कि उन्होंने कहाँ क्या क्या खर्च किया, कितना खर्च किया। तो लेकिन कंट्रोल जो भी सेंट्रल लेवल की संस्थाएं होंगी या जो भी सेंट्रल लेवल के अधिकारी होंगे उन पर कंट्रोल तो केंद्र सरकार का ही होगा, और वो अगर राज्य में रहती हैं तो उससे राज्यों के काम में बाधा आती है, राज्यों की शक्तियां कम होती हैं। अब हम देखते हैं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाएं। तो फेडरलिज्म के टाइप्स में जो हमने पहला टाइप पढ़ा था वो सहकारी संघवाद का ही पढ़ा था। सहकारी संघवाद क्या कहता है, इसका मतलब होता है कि ऐसी सरकार जब ऐसी व्यवस्था जब केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करती हैं तो वो सहकारी संघवाद की स्थिति होती है। तो ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं? तो सबसे पहले अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और नीति आयोग। तो इन सब के बारे में हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में इनके अंदर है या कैसे ये सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारिशी निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होती है या इंटरस्टेट काउंसिल होती है, तो आर्टिकल 263 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि एक इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की ज़रूरत है तो वो एक इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकता है। यानी कि आर्टिकल 263 इसकी स्थापना नहीं करता। आर्टिकल 263 ये अधिकार राष्ट्रपति को देता है कि अगर उन्हें ऐसा लगे तो वो एक इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। तो 1990 में पहली बार इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति ने की थी। तो ये क्या है, इसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री परिषद के यानी कि जो सेंटर की जो कैबिनेट होती है, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो वो 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो कौन कौन से होंगे ये नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है।
तो 6 कैबिनेट मिनिस्टर जो है इसके अंदर मनोनीत किए जा सकते हैं और वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाएंगे। अंतर्राज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने, सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल, जांच पड़ताल तथा विमर्श करने का अधिकार है। तो बेसिकली अगर कुछ राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है, चाहे वो नदी को लेकर हो, सीमा को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए, तो एक ये मंच प्रदान करता है कि यहाँ पे ये बातचीत कर सकते हैं और अपने सामान्य हित वाले विषयों को देख सकते हैं। तो आगे एक विवादों को सुलझाने के लिए, आपस में बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करती है इंटरस्टेट काउंसिल। तो यहाँ पे हमने देखा इंटरस्टेट काउंसिल एक कोई ऐसी परमानेंट काउंसिल नहीं है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे तो वो इसकी स्थापना करते हैं। तो अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषद की, रीजनल काउंसिल्स। क्षेत्रवाद, भाषावाद व अन्य संकीर्ण प्रवृत्तियों को समाप्त कर राष्ट्रवाद की भावनात्मक एकता स्थापित करने तथा केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सहभागिता और सहयोग बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो अगर हम पहले संविधान लागू होने के बाद की अगर स्थिति हम अपने देश में देखते हैं तो हमारे देश में क्षेत्रवाद और भाषावाद की प्रॉब्लम बहुत थी उस टाइम पे, और आज भी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ही अलग अलग, अगर आप अलग अलग राज्यों में जाकर देखोगे तो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, जिनका खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अलग मिलेगा। साउथ में चले जाओ और ये इधर पूर्वोत्तर स्टेट्स में चले जाओ, तो हमारे देश में काफ़ी सारी विविधताएं हैं, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, रहन सहन, खाना पीना, सब चीज़ें अलग अलग देखने को मिल जाएंगी। और स्टार्टिंग में अगर आप राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में संविधान लागू होने के बाद काफ़ी सारे राज्य जो हैं वो अपनी जिद पे अड़ गए कि ना, हमें तो अलग भाषा के आधार पे हमें तो अलग राज्य चाहिए, हम ये भाषा बोलते हैं तो हमें अलग राज्य चाहिए इस भाषा बोलने वालों का, या फिर क्षेत्र के आधार पर कि हम आदिवासी हैं, हमें अलग राज्य चाहिए, हमारा अलग राज्य बना दो। और आज के टाइम पे भी आप पढ़ोगे तो कितने अलग राज्यों की मांग चल रही है, कुछ भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। तो बेसिकली जो मांग उठी अलग अलग राज्य बनाने की, जो राज्य बने काफ़ी सारे, तो उसमें आप देखोगे कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बने हैं। जैसे कि तमिलनाडु में बोला गया कि तमिलनाडु तमिलों के लिए है, और ये महाराष्ट्र की शिवसेना ने बोल दिया कि महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, गुजरात कहता है गुजरात गुजरातियों के लिए है। तो एक ये जो भावना है ये अलगाव वाद की भावना को प्रेरित करती है कि आप अपने आप को ये नहीं मानते हो कि आप भारत के हो, आप अपने स्टेट को, अपने एक क्षेत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो अकॉर्डिंग टू केंद्र, अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री। तो ये जो है अलगाव की भावना जो होती है, क्षेत्रवाद की भावना, भाषावाद की जो भावना लोगों के अंदर है, तो इसको कम करके, इसको ख़त्म करके ये कोशिश की जा रही है इस परिषद के थ्रू कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो। वो एक क्षेत्र से, एक भाषा से अपने आप को ना जोड़ें, बल्कि वो ये माने कि वो भारत के सदस्य हैं, वो भारत के नागरिक हैं, तो वो अपने आप को एक देश के नागरिक की तरह देखें, ना कि एक क्षेत्र के नागरिक की तरह। और जैसे बहुत से स्टेट में ये ऑब्जेक्शन उठाया जाता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में हमारे ही क्षेत्र के लोग रहेंगे, दूसरे क्षेत्र के लोगों को आने नहीं दिया जाता है, और उन्हें ज़्यादा जॉब्स की, ये हमारी जॉब छीन रहे हैं। तो एक जो है ये अलगाववाद की भावना उत्पन्न होती थी, और उस टाइम पे स्टार्टिंग में, और आज भी हम देखेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए ही जो है क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई, जिससे राज्य और केंद्र या फिर सभी राज्य
एक सहयोग के साथ काम कर सके। तो क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का सुझाव प्रधानमंत्री नेहरू ने दिया था, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। और ये 5 क्षेत्रीय परिषद जो हम देख रहे हैं, पहली मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में। ये जो लिखा है इस लाइन में, ये हैं इनके हेडक्वार्टर जो डैश करके लिखे हैं। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में, फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो कि कोलकाता में है, जिसका हेडक्वार्टर। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर है मुंबई में, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में, और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद शिलोंग में। तो बेसिकली दिशाओं के आधार पे इनको बांट दिया गया है। एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, जिसको कि हमने जिसको बाद में बनाया गया, जैसे कि जो पूर्वी राज्य हैं हमारे देश में जिनको कि 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, तो इनको एक ये अच्छे से काम कर सके, इन पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिया जा सके, तो इसके लिए इनके लिए एक अलग ही एक काउंसिल बना दी गई है। तो दिशाओं के आधार पर इनके अंदर राज्य बटे हुए हैं। जैसे मध्य के अंदर तो मध्य भारत के राज्य आ जाएंगे, पूर्व के अंदर पूर्वी क्षेत्र परिषद के अंदर पूर्वी साइड के राज्य आ जाएंगे। तो दिशाओं के आधार पर इनके अंदर स्टेट आ जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें सदस्यता। इसके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष होते हैं इसके गृह मंत्री। उपाध्यक्ष होंगे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रतिवर्ष बारी बारी से। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्षेत्र के आधार पर जो है इसमें स्टेट शामिल हैं, तो उस स्टेट के जो मुख्यमंत्री होंगे वो बारी बारी से इसके उपाध्यक्ष बनते हैं। तो हर साल जो है इनके जो अध्यक्ष वो उपाध्यक्ष हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष वही रहेगा, गृह मंत्री। गृह मंत्री कहाँ का होगा? केंद्र का। संबंधित राज्यों के 2 मंत्री, तो जो भी स्टेट जिस काउंसिल के अंदर आएंगे उसके 2 मंत्री भी इसमें होंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, तो केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक होते हैं क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री तो होते नहीं है, विधानसभा नहीं होती। तो ऐसे 2 ही स्टेट, 2 ही यूटी थे हमारे पास, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है, कश्मीर हो गया है जिसकी अपनी विधानसभा है। तो जिनकी अपनी विधानसभा है उनके मुख्य मंत्री इसमें शामिल हो जाएंगे, बाकी अदर यूटीज़ के प्रशासक इसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो सलाहकारी सदस्य होते हैं, जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता, वोटिंग भी होती है इनमें। तो ऐसे कुछ सदस्य सलाहकारी जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होता इसके अंदर, उसमें है नीति आयोग के द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्य का मुख्य सचिव और राज्य का विकास आयुक्त। तो ये ऐसे सदस्य हैं जो सलाहकारी सदस्य हैं, जिन्हें जो वोट नहीं देंगे और बाकी इनको वोट देने का अधिकार है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद की। राष्ट्रीय एकता परिषद भारत में वरिष्ठ राजनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों का एक समूह है जो सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों को खोजने का प्रयत्न करता है। परिषद के सदस्यों में मंडल मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, उद्यमी, विख्यात हस्तियां, मीडिया प्रमुख और मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता शामिल होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देश के अंदर एकता स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। जैसे कि जो हमने पहले क्षेत्रीय काउंसिल में भी पढ़ा था कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं, तो लोग जो है अपने जाति, धर्म और भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इन सब भावनाओं को ख़त्म करके एकता स्थापित करने के लिए, और कोई भी अगर विवाद चल रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा था, बहुत साल चला, बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो इसके लिए भी एक सिफारिश की गई थी कि एक राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जाए और आपस में मिलजुल कर बातचीत करके जो है इस मुद्दे को सुलझा लें।
तो देश में जो है एकता स्थापित हो सके, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोग ना लड़ें। और इनको लड़वाने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो कि अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, ज़्यादा ही ठेकेदार समझते हैं। तो इस टाइप के लोग जो हैं उनको, जैसे कि राम मंदिर को उठाने वाले जो कुछ लोग थे, तो उनको जैसे बुला के, और कुछ अलग जिन लोगों के बीच में विवाद रहता है, जो बेसिकली इन सब चीज़ों को लीड कर रहे होते हैं, तो उनको बुला के एक इस विवाद को सुलझाया जा सके, ताकि देश में दंगे फसाद ना भड़के, लोग एकता के साथ रह सके। तो इसलिए इसकी स्थापना की गई। तो 1961 में बेसिकली नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा, यानी मंत्रिमंडल के संकल्प से। तो ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना मंत्रिमंडल के संकल्प से या फिर कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा की जाती है, तो ऐसी संस्थाएं संविधानिक संस्थाएं नहीं होती, या संविधानिक आयोग उनको नहीं कहा जाता। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है या संवैधानिक संस्था नहीं है। बेसिकली इसको योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। इससे पहले योजना आयोग था जिसमें राज्यों का पार्टिसिपेशन नहीं होता था। तो इसको चेंज करने के लिए जो है नीति आयोग को बनाया गया, जिसमें कि जो कि कहा जाता है कि इसको सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, जिससे राज्यों का भी नीति पॉलिसी मेकिंग में राज्यों का भी कुछ सहयोग हो सके, उनकी भी कोई भागीदारी हो सके। तो ये पॉलिसी थिंक टैंक का कार्य करती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे जो राष्ट्र के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाएंगे। तो नीति नाम से ही पता चलता है कि ये नीति आयोग है, तो नीतियां बनाने का, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है इसका। और पहले क्या है, जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी योजना आयोग में, राज्यों का पार्टिसिपेशन तो था नहीं, तो इसको बनाया गया है ताकि नीतियां बनाने में, जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसमें राज्यों का भी तो कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि लागू तो राज्यों में ही होती हैं। जो भी कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, जो भी पॉलिसी बनाई जाएंगी राज्यों में लागू होंगी, तो राज्यों का भी तो कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसके अंदर। तो इसलिए इसको बनाया गया है ताकि राज्यों की भी इसमें सहभागिता हो सके। नीति आयोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र व राज्य सरकारों को राजनीति में तकनीकी परामर्श देगा। तो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उनको कौन हैंडल करता है? केंद्र सरकार। अब राज्यों को क्या पता चल, फिर राज्यों की क्या सहभागिता होगी फॉरेन पॉलिसी में या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जब राज्यों को कुछ भागीदारी ही नहीं दी जा रही है उसमें। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में राज्यों की सहभागिता के लिए जो है, और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो इसके कुछ सदस्य में हम पहले पढ़ते हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ, जो कि मेन मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। तो अध्यक्ष इसके हमेशा रहेंगे प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष वर्तमान में है इसके सुमन के बेरी, और सीईओ हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। संबंधों में देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध वो होंगे बेसिकली जो कानून से रिलेटेड हैं, जो कानून बनाए जाते हैं। प्रशासनिक संबंध में हम प्रशासन से रिलेटेड देखेंगे, जो भी मामले हैं प्रशासन से रिलेटेड, जैसे राज्यों को शिकायत रहती है कि जो केंद्र के अधिकारी होते हैं, आईएएस पीसीएस हो गए, तो ये इनकी नियुक्ति जो कि राज्यों में की जाती है, तो बेसिकली एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है इसको लेके। तो ये प्रशासनिक संबंध में आएंगे। वित्तीय संबंध फाइनेंस से रिलेटेड बेसिकली जो भी पैसों का मामला होता है,
कर्ज का मामला होता है, जो भी टैक्स वसूल होते हैं, तो इन सब को लेकर जो मामले आएंगे वो वित्तीय संबंध होंगे। विधायी संबंध हम पढ़ते हैं हमारे संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से 255 तक। इसके बाद है प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध भाग 11 के अंदर ही आते हैं ये भी भाग, लेकिन अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक। इसके बाद आते हैं वित्तीय संबंध, और इनको हम पढ़ते हैं संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 264 से 293 के बीच। तो हम विधायी संबंधों में सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 245 को। आर्टिकल 245 कहता है, आर्टिकल 245 ये उपबंधित करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के अलावा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो इसमें एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि जो कानून बनाएगी संसद और राज्य विधानमंडल जो भी कानून बनाएंगे तो उनका विस्तार या विस्तार कितना होगा, कहाँ तक बना सकते हैं। तो जैसे केंद्र है तो केंद्रीय सूची में जो भी विषय हैं तो केंद्र उन पे जो भी कानून बनाएगा वो संपूर्ण भारत के लिए भी हो सकते हैं और किसी एक राज्य के लिए भी बना सकता है। लेकिन और यहाँ पे जो केंद्र कानून बनाएगा वो कानून उन लोगों पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जो काफ़ी सारे अलग अलग देशों में लोग रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उन लोगों पर उनकी संपत्ति पर भी ये कानून लागू होंगे। यही राज्य जो कानून बनाएगा वो बेसिकली उस राज्य के किसी एक भाग पर या संपूर्ण राज्य पर लागू हो सकते हैं। नाउ आर्टिकल 246 जिसमें सिर्फ इतना है कि जो 7 शेड्यूल में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र राज्य और समवर्ती सूची के अंदर, तो बेसिकली इन 3 सूचियों के बारे में जो शक्तियों का विभाजन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, हम सब नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको कि हम देखेंगे। तो बात करें आर्टिकल 248 की, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार के पास है। तो 7 शेड्यूल में मैं आपको ये बताना भूल गई थी अवशिष्ट विषयों के बारे में। तो अवशिष्ट विषय ऐसे विषय होते हैं जिनका वर्णन या जिनका जिक्र संविधान के अंदर नहीं है, जो ना तो राज्य सूची के अंदर आते हैं और ना ही केंद्रीय सूची के अंदर आते हैं। तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को होगा, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया। तो ये निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा विषय अवशिष्ट है या नहीं? तो ये जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, वो ये निर्धारित करेगा कि कौन सा विषय अवशिष्ट विषय है या कौन सा नहीं। एंड नाउ आर्टिकल 250 नहीं, आर्टिकल 249 देख लेते हैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में। राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, परंतु ये संकल्प 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की अनुमति से ऐसा कर सकती है और इसे एक अवधि के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है अगर ज़रूरत ऐसी लगती है तो यहाँ पे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो बात है, जो उसके लिए परामर्श दे रही है या उसके लिए कह रही है, ये राज्य विधानमंडल नहीं कहेगी, ये राज्यसभा कहेगी। राज्यसभा राष्ट्रीय हित में ऐसा कर सकती है कि वो राज्य सूची के
विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल तक लागू होगा। और ऐसा वो कैसे करेगी? संकल्प, एक रेजोल्यूशन पास करके करेगी। नाउ आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 है आपातकाल के बारे में, आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में। तो जब आपातकालीन उद्घोषणाएं लागू हों तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। आपातकाल की समाप्ति के बाद ये केवल 6 महीने तक ही लागू रह सकता है। तो हमारे देश में जो आपातकाल लगाया जाता है वो 3 आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है। पहला 352, 356 और 360। 352 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, 356 में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और 360 लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल होने पर। तो याद रखना है आपको कि जब आपातकाल लगाया जाता है तो संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और ये केवल 6 महीने तक ही लागू रहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ 352 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध करने पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, पर ये कानून केवल अनुरोध करने वाले राज्यों में ही लागू होगा। तो यहाँ पे विधानमंडल अगर ये अनुरोध करती है संसद से कि हमारे किसी विषय पर कानून बनाओ, तो ऐसा संसद कर सकती है उनके अनुरोध पर। और ऐसे में जो कानून बनाएगी संसद वो केवल उसी राज्य में लागू होगा, चाहे वो 2 राज्य करें या 1 राज्य करें। अगर दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना है तो वो जो है संसद से अनुरोध कर सकते हैं, तो संसद उनके लिए भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे ये बात जो है आर्टिकल 252 में कही गई है। नाउ आर्टिकल 253 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों या समझौतों को लागू करने के लिए भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो गया या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो उसे लागू करने के लिए या उस पे अगर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की ज़रूरत है तो संसद जो है राज्य के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है तो। आर्टिकल 254 संसदीय विधि व राज्य विधानमंडल की विधि में असंगतता पर। तो ये इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति जब जैसे कि हम समवर्ती सूची में देखते हैं तो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकते हैं और संसद भी बना सकती है या केंद्र भी बना सकता है। तो अगर कोई विषय है जिस पर केंद्र ने भी कानून बना दिया और राज्यों ने भी, तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ज़्यादा मान्य होगा या केंद्र का कानून वैलिड होगा और राज्य उस कानून का जिस हद तक विरोध कर रहा है उस हद तक उसका जो विरोध है वो शून्य माना जाएगा। तो उसका कानून लागू रह सकता है, राज्य का कानून लागू रह सकता है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक कि वो संसद के बनाए हुए कानून का विरोध नहीं कर रहा है। वहीं इसका दूसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर वो विधि जो राज्य ने बनाई है जो केंद्र के अकॉर्डिंग जो है शून्य मानी जाएगी, तो अगर वो विधि राज्य राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है उस विरोधी विधि पर, तो ऐसे में वो विधि भी लागू रह सकती है। तो 2 बातें आपको आर्टिकल 254 में याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आज हमने इसके देखे विधायी संबंध, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों को देख लेंगे, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आए। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले पार्ट में कोशिश करूंगी कि आपको वो बता सकूं अच्छे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।